कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, लेकिन आज इस कहावत को शायद पुतिन और चीन की दोस्ती ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन की धरती पर कर लैंड कर गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी उन्हें लेने पहुंचे थे और ये ठीक उस दौरान हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में बीजिंग से वापस वॉशिंगटन गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन का चीन आना कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है कि आखिर चीन और रूस के बीच में ऐसी क्या बातचीत होने वाली है जो डोनाल्ड ट्रंप के ठीक जाने के बाद पुतिन इतनी जल्दबाजी में चीन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सवाल कई सारे हैं और इन सवालों के जवाब आज हम न्यूज रूम में जानेंगे। हमारे साथ अभिषेक मौजूद है, हमारे साथ जिया भी मौजूद है, जिनसे आज हम जानेंगे कि आखिर पुतिन की जो ये यात्रा है यहाँ पर क्या लेकर आई है। हमारे साथ सबसे पहले जिया मौजूद है और जिया से हम जान लेते हैं कि आखिर जिया सवाल यही है कि पुतिन जो है वो चीन की धरती पर पहुंच गए हैं, तो क्या खेल रूस और चीन यहाँ पर अमेरिका को लेकर खेलने वाले हैं। बिल्कुल ऋषिका, जैसा कि आपने स्टार्ट करा कि जो दोस्त दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि दो महाशक्तियां हैं, चाइना और रशिया। देखिए, दोनों की मुलाकात पहली बार नहीं हुई है, दूसरी बार नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार मिले थे शी जिनपिंग से, लेकिन बीजिंग में दूसरी बार मिले, माफ कीजिएगा। जो पुतिन है वो 25वीं बार जा रहे हैं शी जिनपिंग, चाइना जा रहे हैं और शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। जो 25वीं जो दौरा है रशिया का चाइना विजिट दौरा है ये। अब क्यों जा रहे हैं? दरअसल 2001 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिस ट्रीटी का नाम था कि ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलाइंस एंड फ्रेंडली कॉर्पोरेशन। जिस ट्रीटी की 25वीं वर्षगांठ पर आज दोनों महाशक्ति आपस में बात करेंगी। अच्छा, इस ट्रीटी के अंदर एक क्लॉज नहीं था, जैसे कि नेटो में जो क्लॉज है कि अगर एक कंट्री पे हमला होता है तो बाकी कंट्रियों पर भी उस पर अटैक माना जाएगा और बाकी वो सब एक विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा। लेकिन इस ट्रीटी के अंदर, जो मैं ट्रीटी आपको बताई 2001 में साइन हुई है, उस ट्रीटी में ये क्लॉज नहीं था। उसमें बस ये है कि दोनों इकोनॉमिकली ग्रोथ करेंगे, दोनों की अर्थव्यवस्था एक साथ बढ़ावा देंगे, एक दूसरे को ग्रोथ देंगे। लेकिन बात शिखा ने अभी यहाँ करी ट्रंप की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कई बयान देते नजर आते हैं, चाहे आप उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट खुद ही के बयान पर वो हो जाते हैं। एक बयान में आपको बताना चाहूंगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पहले तो कि वी हैव वॉन, हमारे अंडर में है, ईरान अंडर में है। उसके महज कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए तो हम बम दाग देंगे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन जो अब बयान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये अक्सर ऐसा ही होता है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है वो बार बार उसी चीज के ऊपर कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। बात यहाँ पर हो रही है पुतिन के दौरे की। पुतिन ने जो इस समय जो दौरा है, दोनों महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था पर दौरा है। हालांकि ट्रंप के लिए जो दौरा, जब ट्रंप ने दौरा किया तो उसके लिए कई कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वहां पे ईरान या ताइवान का जिक्र होगा, लेकिन जो फिलहाल पुतिन का जो दौरा है वो दोनों ही अर्थव्यवस्था के ऊपर है इशिका। दोनों ही बिल्कुल अर्थव्यवस्था को एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है। तो फिलहाल यही मुद्दा है कि जो पुतिन है वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए और जो शी जिनपिंग है वो अपनी, दोनों ही पैसों का खेल है, दोनों ही वहां जा रहे हैं। मतलब ये जो पैसों का खेल है ना, ये यहाँ पर काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जिया ये कहा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। बिल्कुल 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 ये कहा जाता है कि इस लोग जो है सारे देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए सारी चीजें करते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भी शायद इसलिए आ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं और सवाल अभिषेक से ले लेते हैं। अभिषेक, जो रूस है वो पहले से ही यूरोप ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद आप देखें कि जिस तरीके से जो रूस की इकोनॉमी है जो है वो डाउन हुई है और इसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने रोल प्ले किया है वो है चीन। ठीक है, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अब ऐसे में रशिया के जो ये राष्ट्रपति हैं, जो ये पुतिन है, जो आ रहे हैं, मतलब आ गए हैं चीन, कल बीजिंग की धरती पर लैंड हो गए हैं, तो अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है अभिषेक कि क्या ईरान पर बात होगी, क्या रूस यूक्रेन पर बात होगी, क्योंकि जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने भी यहाँ पर बयान दे दिया है। उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि हमें लगता है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग जो हैं वो रूस से बात करेंगे। यानी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शायद अब यूरोप भी थक चुका है। तो क्या लगता है कि बात किस पर हो सकती है? देखिए, जो सबसे मेन कारण जो पुतिन
चाइना लैंड हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी का। जैसे आपने बताया इशिका, देखिए जब ये यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ था, तब जो भी रसिया का जो सामान आता था, खासकर जो उनके मैकेनिज्म का, उनका मिसाइल का जो पार्ट्स वगैरह होता था, वो आता था यूरोप से। यूरोप ने क्या सोचा, भाई हम सेक्शन लगा देंगे और रसिया कहीं से ले नहीं पाएगा। लेकिन इशिका, अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे सबसे मेन रीजन है पुतिन का वापिस आना, एक टाइम था 50 और 60 के टाइम पे माओ जेडोंग गए थे चाइना, और माफ कीजिएगा गए थे रसिया। वो 3 दिन तक वेट किए थे, तब जाके वहां के जो राष्ट्रपति थे तब उनसे मिले। लेकिन आज वो दौर बदल गया है। आज वो चाइना जिस तरीके से उभरा, पूरे अपने पावर दिखाया, सॉफ्ट पावर हो या उनका हार्ड पावर हो, आज एक पूरे वर्ल्ड में दबदबा है। आज वो वर्ल्ड पावर को चेंज कर दिया है। आज वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, जहां एक तरफ अमेरिका के भी राष्ट्रपति चाइना आ रहे हैं, वहीं रशिया के भी जो राष्ट्रपति है पुतिन है, वो भी चाइना आ रहे हैं। लेकिन पुतिन का दौरा और ट्रम्प का दौरा, इन दोनों में थोड़ा अलग देख सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प भी आए थे, इकोनॉमिक पर्पस था उनका, मेन रीजन था। क्योंकि चाइना आज एक जो वर्ल्ड ऑर्डर का एक मेन रीजन केंद्र बन चुका है, केंद्र बिंदु है। क्योंकि रसिया अगर आज चाइना चाहे तो रसिया को गुलाम बना ले। ये शायद मेरी सबको कॉन्ट्राडिक्ट लगेगी ये बात, लेकिन क्यों, इसके मैं रीजन भी दूंगा। ऐसा नहीं मैं कुछ कई बार बोल रहा हूँ फालतू का बिना कोई फैक्ट का। क्योंकि आज 130 बिलियन से ज्यादा जो व्यापार हो रहा है, और खासकर ये व्यापार युआन में है, क्योंकि डॉलर सबसे मेन जो है डॉलर है, युआन में करेंसी है। और आज अगर एजी फ्रैंक एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, उन्होंने एक थियरी दी थी, डिपेंडेंसी थियरी, यानी को पेरीफेरी नेशन, अगर जिसपे जैसे एक टाइम था ब्रिटेन भारत को गुलाम बनाया हुआ था, जो यहाँ की जो रॉ मटेरियल थी वो जाता था ब्रिटेन में या और जो मेन रीजन यूरोप के देशों में, वहां पे जाके नया सामान बनता था। लेकिन अभी की बात करें तो ठीक चाइना वही तरीके से कर रहा है, क्योंकि चाइना रसिया से गैस ऑयल खरीद रहा है, और दूसरी तरफ जो चाइना है वो एक्सपोर्ट कर रहा है जो वहाँ के सामान है। जैसे कि अगर कोई आप ड्रोन बनाने जा रहे हैं तो वो भी चाइना, मेड इन चाइना ड्रोन होता है। आज जो रसिया जो हो रहा है, उसका मेन रीजन है चाइना का सपोर्ट। क्योंकि अगर चाइना सपोर्ट हटा दे तो रसिया कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल हैं, चाहे वो उसके जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, और चाहे उसके जो पुर्जे हैं युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब चाइना से आ रहा है। इसी तरीके से देखें तो जो ये रसिया पुतिन है, वो सबसे मेन रीजन यही है, आ रहे हैं। और सबसे इकोनॉमिक जो मैंने बताया, और दूसरी बात वो आ रहे हैं इस तरीके से कि ट्रम्प जब आए, 2 दिन का विजिट हुआ, ईरान के मुद्दे पे क्या बातें हुई और ट्रम्प क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं है। आज अगर हम देखें तो चाइना और रसिया दोस्त हैं, लेकिन भाई अगर फायदा हो नहीं रहेगा ना, तो चाइना अमेरिका दोस्त हो जाएंगे और पुतिन को साइड कर देंगे। ये भी हो सकता है। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, क्योंकि आपने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अब कल को कुछ हो जाए तो चाइना अमेरिका दोस्त हो जाएंगे। अभिषेक, ये आपको नहीं लगता कि चीन जो है यहाँ पर दोहरी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, उस तरीके से चीन जो है वो नहीं लेके चलना चाहता, क्योंकि फिर उसके पास रशिया बचेगा, जैसे कि रशिया के पास चीन बचा है। हालांकि इंडिया को लेकर भी जो रशिया की तरफ से कई सारी चीजें होती रहती है, लेकिन चीन का मुद्दा यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि चीन दोनों तरफ खेलना चाह रहा है। जी हाँ, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि ये जो चाइना अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कह चुके हैं कि चाइना भी सुपर पावर है, अमेरिका भी सुपर पावर है, तो जी आपको क्या लगता है कि चाइना जो है यहाँ पर दोहरी राजनीति हालांकि वो खेल रहा है, वो एक तरफ ईरान के मुद्दे पर भी बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया से यूक्रेन के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं बात करता नजर आता है। यानी चीन को ये डर है कि अगर सीधे तौर पर अगर हमने ईरान के बारे में अमेरिका से बात नहीं की, तो फिर यूरोप से हम पर भी सैंक्शंस लग जाएंगे, जो रूस झेल रहा है वो कहीं ना कहीं हम भी झेल लेंगे। तो क्या लगता है आपको चीन यहाँ पर आगे क्या स्टैंड ले सकता है? क्योंकि अभी तो चीन ज्यादा चीजें कह नहीं रहा। अभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यह बयान दे दिया कि जिनपिंग और हमारे बीच में यही बात हुई है कि ईरान को एक न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है चीन आगे क्या स्टैंड लेगा? क्योंकि चीन का मुद्दा यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर बात करी जाए तो जहां फायदा होता है वहां दोस्त बनाया जाता है। ठीक है, अभिषेक ने यही सेम बात, बिल्कुल मैं यही रिपीट, और इसी पर मैं मुद्दा भी यही बनाना चाहूंगी। अब देखिए, आप बात कर रही हैं कि चाइना और जो पुतिन है वो आपसी जो दोस्त हैं, दोस्त कह लीजिए, सैंक्शन के किसी भी चीज का डाल लीजिए, लेकिन चाइना पे इस समय कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड डिपेंड करता है। चाइना, आप चाहे लो क्वालिटी के आपके वर्कर्स आते हैं चाइना से, आपकी वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत आसानी से लग सकती है, आपकी जो ट्रेड है वो ज़्यादातर चाइना पे हो रहा है। चाइना ने अपने आप को इस कदर उभार लिया है, या फिर आप बात करें इस कदर अपने आप को डिपेंड, आप पूरी दुनिया को डिपेंड अपने आप पे कर लिया है, चाहे किसी भी मुद्दे पे ले लीजिए। अभी इशिका, आपने बात कही कि जो चिप्स है
मैं आपको चिप्स का बता देती हूँ। चाइना और ताइवान के बीच एक चिप को लेके बहुत लड़ाई चलती है। सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, वो जो आपके डेस्कटॉप और आपके फोन्स में लगती हैं। अगर वो चिप्स नहीं मिलती हैं तो पूरा वर्ल्ड इधर से उधर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अभी जब गए थे, उनके दौरे में जो उनका काफिला था वो बिजनेसमैन थे बड़े-बड़े। चाहे आप टेस्ला के एलन मस्क ले लीजिए, चाहे आप मेटा के एग्जीक्यूटिव लीजिए, उनसे लेकर कई बड़े-बड़े नामी हस्ती वो चाइना की धरती पर पहुंचे हैं। किस लिए पहुंचे हैं? ट्रेड के लिए पहुंचे हैं। जो पुतिन है उनके साथ भी जो आ रही हैं वो भी ट्रेड के लिए ही आ रहे हैं। कई जगह ये देखा गया है कि शी जिनपिंग अक्सर किसी भी लड़ाई में सीधे तौर पर बयान नहीं देते हैं। दोहरी नीति की आपने बात करी, शी जिनपिंग अपने पैसा बनाने का सोचते हैं, वो एज अ बिजनेस माइंड सोचते हैं। उन्होंने कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरह कहीं फालतू बयान नहीं दिए हैं, कहीं शी जिनपिंग का मुद्दा नहीं देखने को मिला है। चाहे रशिया यूक्रेन की भी लड़ाई हो रही हो, चाहे पुतिन भी हो, वो भी बयान नहीं देते हैं। उनकी तरफ से कोई मर्जी लड़ो, लेकिन दोनों ही यहाँ पर बात करें वो बिजनेस माइंडेड हैं। पुतिन भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रशिया के लिए क्या सही है क्या नहीं है। बात यहाँ सैंक्शंस की हो तो हाँ, शी जिनपिंग को आप डर कह लीजिए, आप उसे समझदारी कह लीजिए, आप उसे शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो। उन्हें पता है कि सैंक्शंस अगर लगते हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं हमारा है, और कोई भी बड़ा नेता इशिका नहीं चाहेगा कि अपना नुकसान हो। अभिषेक, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप बताना चाहेंगे प्लीज? देखिए, आपने जैसा कहा कि जो आपने बात की चिप्स वगैरह की, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है, पुतिन का चाइना विजिट। क्योंकि चाइना से देखिए, ये जो रिश्ता है, जैसे मैंने बोला कि बिना कोई नेशनल इंटरेस्ट का कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता है। अगर आज चाइना युद्ध मशीनरी को सपोर्ट कर रहा है, हर एक चीज उसको इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके पीछे भी मेन चीज लॉजिक पता है कि आपको क्या है? रसिया भी उसकी चाइना की हेल्प कर रही है। किसमें हेल्प कर रही है? क्योंकि रसिया एक यूएसएसआर के जमाने का एक बहुत बड़ा पावर था। एक तरफ अगर आप देखेंगे, इस टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहाँ पे सिर्फ एक पावर नहीं है, एक या क्योंकि इस समय अगर देखें तो चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका, ये सब मल्टीपोलर वर्ल्ड। दिस इज नॉट नाउ जैसे यूएसएसआर के टाइम था, यानी 1947 से लेकर के 1991 तक, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ, तब तक दुनिया में सिर्फ दो पावर थे। यानी अब की बात करें तो उसके 10 या 15 साल तक यूनिपोलर वर्ल्ड चला, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का डोमिनेंस था। लेकिन अब ये चीज जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ ट्रंप चाइना जाते हैं, फिर पुतिन उसके बाद चाइना में आते हैं, तो ये चीज दिखाता है कि अब ये दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और कहीं ना कहीं जो चाइना है वो एक सेंटर बन चुका है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, पूरे जियो पॉलिटिक्स का। क्योंकि अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, पिछले 5 या 6 महीने में ना किसी पर ट्रंप या पुतिन, इसके अलावा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, सबने वहां पे गए चाइना के राष्ट्रपति से मिलने। क्योंकि चाइना आज अपने आप को जिस तरीके से उसने बदलाव किया है, वो काबिल की तारीफ है। क्योंकि एक तरफ देखें तो लोग कहते हैं भाई कम्युनिज्म है वहां पे, ये है ऐसा है, लेकिन जिस रसिया एक टाइम पे था पावरफुल, रसिया भी कम्युनिज्म है, लेकिन रसिया और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि आज जिस तरीके से देखें तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और उसके अलावा भी वहां पे अगर आप देखें तो मार्केटिंग में बिना कोई जब तक कोई युद्ध नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल 2 लोग हैं और सोचे कि भाई ठीक है आप 2 ही लोग पूरे बिजनेस में राज करोगे, तो कोई नया मार्केट में रिसर्च नहीं हो पाती। लेकिन चाइना में क्या है, जैसे बीवाईडी कंपनी हो गई, फोन्स हो गए, बहुत सारे चीज हो गए, तो वहां पे लोग लड़ रहे हैं, आ रहे हैं और नए नए चीजों को सर्च कर रहे हैं इसी का। तो ये चीज सबसे मेन रीजन रहा है कि जो आज चाइना ग्लोबल में डोमिनेंस कर रहा है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्योंकि ट्रंप ने एक बात बोली जब वो अपने अमेरिका गए, वापस गए, मैं उसको चीज को लाइन पे लेके आऊंगा। और इससे पहले सी जिनपिंग ने ऑन मीटिंग जब दो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं तो उन्होंने बोली थी, उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका जो है वो एक डिक्लाइन के मोड पे। लेकिन इतना आसान से अमेरिका डिक्लाइन मोड पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका का आज हार्ड पावर में बात करें तो सॉफ्ट पावर में पूरे ग्लोबल में डोमिनेंस है। लेकिन चाइना का थोड़ा वो नहीं है, लेकिन चाइना खासकर ग्लोबल साउथ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जो चीजें हैं वो हर एक जगह पे पोर्ट बना दे रहा है, पोर्ट बना रहा है, लोगों को डेप्ट में ला रहा है, जैसे श्रीलंका को डेप्ट में लाया, और जो भी देश है, पाकिस्तान है, वहाँ पे जिस तरीके से वो कर्जा दे रहा है, या अपनी जो उसने वार की जो मशीनें हैं उनको सप्लाई कर रहा है, ये चीज तारीफ के लायक है। जिसके कारण आज चाइना ग्लोबल साउथ में एक डोमिनेंस दिखा रहा है। इससे पहले जब वार शुरू हुआ था 2022 के टाइम पे, तो चाइना आज भी न्यूट्रल है, क्योंकि उसको पता है कि भाई देखो रसिया के साथ हम ठीक है, हमारी दोस्ती है, अच्छी है, लेकिन हमारे साथ जितना रसिया इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ यूरोप भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज भी चाइना दुनिया का फैक्ट्री है,
दुनिया का फैक्ट्री कौन है? चाइना है। जितने आप छोटे से लेकर के बड़े पार्ट तक सब चाइना में बनते हैं। अब बात करें भले जर्मनी या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, वहाँ पे बड़े बड़े कारें बनती है, हर एक चीज बनती है, लेकिन जो उसके छोटे पार्ट होते हैं, जो मेन पार्ट होते हैं, वो वहाँ पे बनते हैं। आज भी रेयर अर्थ पे पूरा चाइना का दबदबा है 90%। आज अगर चाइना चाहे तो पूरी वर्ल्ड का सप्लाई चेन रोक सकता है। तो ये सब पावर है चाइना के अंदर, ठीक है। अभी वो सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये सब चीज अगर पावर हम देखें तो वो चीज है। हाँ, एक चीज में थोड़ा चाइना अभी पीछे है, वो है सॉफ्ट पावर में, क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस है, जैसे हम एग्जांपल ले लें यूट्यूब, अब आप इस समय यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो हम डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, वो सब अमेरिका का है। तो ये सब जो सॉफ्ट पावर है ये अमेरिका का पूरे वर्ल्ड में है, और खासकर यूरोप, क्योंकि देखिए वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है यूरोप और अमेरिका को देख के ही चलती है, क्योंकि यूरोप में अमेरिका का पूरा दबदबा है। अगर आज अमेरिकन ऑटो से हट जाए तो यूरोप थर्रा जाएगा, डर जाएगा और रसिया उनको खा जाएगा। ये इसी का ये चीज है। तो जिस तरीके से अमेरिका पूरे यूरोप को बचा के रखा है, क्योंकि वरना पता है रसिया कब को खा जाता है पूरा यूरोप को। अच्छा, एक सवाल है मेरा यहाँ पर, क्योंकि अभिषेक ने इस चीज का जिक्र किया कि चाइना जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। ये अभिषेक का कहना है कि चाइना बहुत ही मेजर रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। हाँ, वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने हित है। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने हित है, न्यूट्रल है। आप ये कह रहे हैं कि नाम फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं जी चाइना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चाइना जो है ना वो सीधे आके पचड़ों में फंसता नहीं है, ये चीज देखी गई है। चाइना हमेशा पीठ पीछे कह ले या फिर पीछे से आके जो है वो हमेशा से वार करने वाली चाइना की नीति रही है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जैसा कि अभिषेक ने कहा कि चीन जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, सारी चीजें हो रही है, सॉफ्ट पावर में कहीं ना कहीं कम है, लेकिन अगर हम एशिया की पॉलिटिक्स में देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर रोल चाइना जो है वो प्ले करता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर जिया से पूछ लेते हैं, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, क्योंकि चाइना जो है वो सारी चीजें कर रहा है। अभिषेक ने भी ये चीज बोली, जिया ने भी ये चीज बोली कि दोनों ने एक ही सेम चीज बोली कि चाइना मेजर रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर चाइना मेजर रोल प्ले कर रहा है तो ताइवान का जो एक मुद्दा है, जो सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है, ना सिर्फ चाइना के लिए ना सिर्फ अमेरिका के लिए, उसको लेकर चाइना क्या स्टैंड ले सकता है? क्योंकि चाइना हमेशा से ये कहता आया है कि ताइवान उसकी रेड लाइन है, अगर किसी ने भी उसको पार करने की कोशिश की तो बवाल मचेगा। कहता है जिया? बिल्कुल कहता है अभिषेक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है चाइना हमेशा से कहता है। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे, वहां पर ताइवान को लेकर बात हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि हम अभी कंफ्यूज है कि ये जो 1400 करोड़ का ये जो आर्मी पैकेज है, ये देना है नहीं देना, इसको लेकर हम अभी साफ नहीं है। तो ऐसे में क्या चीन के लिए यहाँ भी एक एक वो होता है कि आप एक वो देख रहे हैं, एक अवसर देख रहे हैं, तो चीन के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो गई है। क्या चीन यहाँ पर खेल करता नजर ताइवान को लेकर आ सकता है? नहीं जिया, आपसे जानना चाहती हूँ मैं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी मैं जिया से जानना बिल्कुल। देखिए, ताइवान के लिए अगर हम बात करें तो यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा बेड़ा अक्सर ताइवान की जो मैरीटाइम जितनी भी लाइंस है उस पर देखा गया है, अक्सर वो एक्सरसाइज करते देखे गए हैं। यूएस नेवी का दबदबा आज आया है, लेकिन अगर बात वर्ल्ड की करें, अगर बात इतिहास की करी जाए, तो चाइना ये मानता आया है कि ताइवान हमेशा से उसी का हिस्सा रहा है, और माने भी क्यों ना। देखिए, जो चाइना के अंदर अगर बात करें 1895 की, जब वो रेवोल्यूशन आया, उससे पहले वो जापान के पास था ताइवान, और उसके बाद वहां पे जब क्रांतिकारी आई तो ये कहा गया कि चाइना की अगर बात करी जाए तो चाइना जो नेशनल पार्टी थी, चाइना चाहता था कि उसमें जो डेमोक्रेसी के हिसाब से चले और नेशनल पार्टी के हिसाब से, वहाँ दो पार्टियां थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक नेशनल पार्टी थी। नेशनल पार्टी को जब बाहर निकाला गया, कम्युनिस्ट पार्टी का जब दबदबा ज्यादा बढ़ा, तो नेशनल पार्टी उठकर ताइवान आ जाती है। अब ताइवान से वो रूल करना शुरू करते हैं, वहाँ उनकी डेमोक्रेसी है, वहाँ उनकी करेंसी है, वहाँ उनकी सरकार है। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं आज भी उसे ये मानता है कि ताइवान जो है वो उन्हीं का जो है राज्य है, या उन्हीं का, हम बात करें एक तरह से उन्हीं का पार्ट है। अब बात ये थी कि जो ताइवान पूरा था, उसके पास जो अभी हमने सेमीकंडक्टर चिप्स बताई वो थी। ताइवान को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, यूएस ने भी वहाँ आती है, फिर यूएस का दखल ज्यादा होता है। डोनाल्ड ट्रंप जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उस जहाज में बैठे थे, जब चाइना के लिए उड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि हम ईरान के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। वहां से कहा गया था कि फिर हम ताइवान के मुद्दे पे भी बात नहीं करेंगे। भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने कहा कि आप ईरान पर बात नहीं करेंगे, तो हम भी ताइवान पे बात नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप एकदम से जो पलटे हैं, जो एकदम थाली का बैंगन वो अक्सर कहा जाता है उनके लिए, वो साबित हुए हैं कि उन्होंने अब ताइवान के लिए कहा कि हम कंफ्यूज्ड हैं। क्या वो कंफ्यूजन इस दौरे के बाद आया है? ये सबके जहन में लाजमी सवाल उठना चाहिए। मतलब अपने स्वार्थ देख रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए,
उन्हें पता है कि ईरान को जो सपोर्ट है इंटरनली कहीं ना कहीं चाइना करता है। चाइना कहीं अगर आप हथियार दे सकते हैं ताइवान को, तो चाइना ईरान को क्यों नहीं दे सकता हथियार? ठीक है, आपने चाइना ईरान दे रहा है हथियार, चाइना दे रहा है हथियार ईरान को। अब ईरान का ये कहना है कि जो अरागची का बयान है कि जिनपिंग बहुत ही समझदार इंसान है, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर वो यकीन नहीं करते हैं, अक्सर वो कुछ बयान देते आए हैं, उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर। चाइना का जो मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि अगर आप ताइवान को सपोर्ट कर सकते हैं तो हम भी ईरान को कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताइवान को लेकर बयान दिया है इशिका, उसमें ये है कि अब हम कंफ्यूज्ड हैं, तो ताइवान का भी गुस्सा उठना लाजमी है। ताइवान का भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कंफ्यूजन आपको अब आया है जब आपने बीजिंग दौरा करा है, ये कैसे आपने पीठ में खंजर घोपा है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से जो ताइवान अक्सर अमेरिका के पक्ष में रहता था, कहीं ना कहीं वो भी अब पीछे हट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयानों से अपने फेवर वाले लोगों को पीछे धकेलते जा रहे हैं। आपने बात करी यहाँ ईरान युद्ध की। ईरान युद्ध में मेजरली रोल अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो मेजर ही रोल प्ले कर रहा है, लेकिन पीछे से, पर्दे के पीछे से जिनपिंग ने आज तक कोई भी बयान पब्लिकली नहीं दिया है, ना ही पुतिन ने दिया है। पर्दे के पीछे से ईरान को भी सपोर्ट मिलता है चाइना और रशिया का, क्योंकि लाजमी है अगर आप चाइना ताइवान के अंदर जो युद्ध है, अगर चाइना ताइवान के अंदर आप अमेरिका जो है यूएस नेवी का इतना बड़ा जो बेड़ा है वो वहां दे रहा है, ताइवान दे रहा है, अगर मैरीटाइम आप लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वहां एक्सरसाइज करते आप नजर आते हैं, तो चाइना भी फिर ईरान को सपोर्ट करेगा। या तो आप दूसरों के महलों पर पत्थर तब डाले जब आपका खुद का कांच का जो महल है वो ढहे ना। लेकिन अभिषेक का जो आपने बात करी उसके मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन अब देख लेते अभिषेक का भी क्या जवाब है इसके ऊपर। अभिषेक देखिए जी, जो ईरान और चाइना का बात है और ताइवान और अमेरिका की बात है, वो बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि देखिए, अमेरिका में एक रूल मतलब वहां पे कानून बना है कि अमेरिका को हथियार देना पड़ेगा ताइवान को। क्योंकि देखिए, ताइवान एक ऐसा मुद्दा है, जैसे उन्होंने बताया था थुसिडिटी ट्रैप के बारे में, क्योंकि आज से नहीं, जैसे 16 एम्पायर थी, जब भी 16 एम्पायर एक किसी को आगे बढ़ के सुपर पावर बनती है तो दोनों में युद्ध होता है। और शी जिनपिंग ने यही बोला कि हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, जिस हिसाब से ब्रिटेन और अमेरिका ने किया था। आज से 1947 से पहले अगर देखेंगी तो ब्रिटेन सुपर पावर था, लेकिन आप देखें तो आज अमेरिका सुपर पावर है। तो जो ताइवान है वो एक तरीके से देखें तो बीच में आ रहा है, अमेरिका और चाइना के युद्ध के बीच में। क्योंकि अगर ताइवान टॉपिक ना होता तो शायद कभी अमेरिका या चाइना का युद्ध हो सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी में, तो अमेरिका माफ कीजिएगा, चाइना वो जाके जो भी आसपास की कंट्री होती है, वो फिलीपींस हो या वियतनाम हो, वहां पे वो जाके दबदबा दिखाती हैं। इस तरीके से देखें तो आप फिलीपींस को भारतीय सरकार ने ब्रह्मोस भी खरीदारी की गई, वो ब्रह्मोस लेके गया है। क्यों लेके गया है? क्योंकि उसको डर है कि कहीं ना कहीं कि जब चाइना या हमारे पास अटैक करता है तो हम इस पर सपोर्ट कर सके। और ताइवान की बात करें तो ताइवान एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास जिस तरीके से जो आर्मी है, बड़ी छोटी आर्मी हो, लेकिन अमेरिकी हथियार उसके पास है। और आज भी अगर अमेरिका ताइवान को सपोर्ट, लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब तक पावर में है, यानी 3 साल तक, देखिए अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप नहीं तय करते। वहाँ पे ऑलरेडी सीनेट है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तमाम है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल राजनीति से अगर देखें तो वो ताइवान को हम हथियार नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि टैरिफ पे हुआ, टैरिफ पे सरकार कोर्ट ने कह दिया भाई तुम टैरिफ नहीं लगा सकते, तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है कि तुम टैरिफ लगा सकते हो। तो सिर्फ पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को अगर हम देखें और कि उनको लेकर के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस हो जाएगा, वो नहीं आ पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स में एक नर्वस है हर एक देश के अंदर है, लेकिन कब तक है? जब तक डोनाल्ड ट्रंप है। खासकर जो उनकी जो लोग हैं, उनकी जो मागा की सपोर्टर हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। लेकिन अमेरिका फर्स्ट आप बोलते हैं, आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोलते हैं, लेकिन जो वहाँ के मागा के लोग हैं, जो वहाँ के जो रिपब्लिकन हैं, जो राइट विंग पॉलिटिक्स खेलती है, वो भी अब इनसे थक गई है भाई। क्योंकि अब तेल के दाम बढ़ गए हैं, गैसेस के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल, ये जो अमेरिका जो नारा देता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो ये नारा अमेरिका की तरफ से दिया जाता है, इसको लेकर एक सवाल ये उठता है कि इजराइल भी कह रहा है और अमेरिका ये कह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट में पीस लाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये युद्ध छेड़ा है। हम नहीं चाहते कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर संपन्न देश बने, क्योंकि इससे क्या होगा, वो बाकी खाड़ी के देशों में होड़ लग जाएगी कि हमें भी न्यूक्लियर बनाना है। इससे क्या होगा? होड़ नहीं लगेगी, खाड़ी के देशों में होड़ नहीं लगेगी। सबसे मेन खतरा पता है किसके लिए है? जो वहां पे उसके हम एक तरीके से देखें, जो उसके साथी हैं, इजराइल को दिक्कत होगा।
खासकर इस परमाणु अगर ईरान बना लेता है तो, और जो कि 60% वो एनरिच कर चुका है, और जिस तरीके से अमेरिका ने कह बम, रहा है, वो हाँ कह रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, देखिए ईरान सिया सुन्नी जो ये दो कंसेप्ट है, ईरान सिया बाहुल देश है, और उसके अलावा जो वेस्ट एशिया में है जो सारी कंट्री है वो सुन्नी है। तो और तीसरे पे आते हैं हम इसराइल पे। इसराइल के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में दोस्ती बिल्कुल तरीके से अच्छी नहीं रही है आज से नहीं, स्टार्टिंग टाइम से। इसराइल का वो जन्म मानता ही नहीं है। जब इसराइल को एक अलग देश बना दिया गया वहां से काट के, तो उसको जन्म मानता है जैसे पाकिस्तान नहीं मानता है। तो यहाँ पे सेकंड चीज जो आती है मध्यस्थता की, आपने बात की कि युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है, ट्रम्प की वो राजनीति है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप भिखारिस्तान को मध्यस्थ बनाते हैं जिसका ना कोई वर्ल्ड में कोई इन्फ्लुएंस है ना कुछ है। आप भिखारिस्तान को, जहाँ पे एक तरफ भिखारिस्तान मध्यस्थ भी करा रहा है और जाके सऊदी अरब को ड्रोन दे रहा है, आर्मी 8,000 आर्मी भेज दी, 17 फाइट्स जेट्स भेज दिया। तो मेन खतरा इसराइल के लिए है। और अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो जो पूरा वेस्ट एशिया का रीजन है वहां पे एक इन्फ्लुएंस बन जाएगा, एक पावर उभर आ जाएगी। जैसे आज 9 पावर है जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। वाई पंगा नहीं लेना चाहता? क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। आज से 1998 में जब पहले हमारे पास परमाणु बम नहीं था तो हम थोड़ा बहुत न्यूट्रल रहते थे, लेकिन आज अगर अमेरिका कुछ कह रहा है तो हम उसकी बात नहीं मानते। जैसे आपने देखा टैरिफ में भारत को दबा नहीं पाया, लेकिन इससे पहले जब आपके पास एटॉमिक बम नहीं था तो वो कर लेता था। एक चीज यहाँ पर है, क्योंकि भारत का जिक्र आपने किया, लेकिन उससे पहले हम मिडिल ईस्ट का जिक्र कर रहे थे, और यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर मान जाते हैं कि चलिए उन्होंने रशिया की सुन ली, उन्होंने चाइना की सुन ली, तमाम देशों की सुन ली, और डोनाल्ड ट्रंप मान गए कि सीज फायर हो गया, तो इजराइल उसको किस तरीके से लेगा? क्योंकि इजराइल पहले भी कह चुका है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये कहती है कि खाड़ी के देश, जब अमेरिका इस युद्ध को सीज फायर करने की बात कर रहा था तो खाड़ी के देशों ने ये कहा था कि आप ईरान पर युद्ध मत रोको, क्योंकि अगर आपने ईरान पर युद्ध रोक दिया तो ईरान और ज्यादा घातक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल बाकी खाड़ी के देशों का नहीं है जिया, यहाँ पर सवाल है इजराइल का, क्योंकि मेजर जो पंगा है, मेजर जो लड़ाई है वो ईरान और इजराइल के बीच में लगातार हिजबुल्लाह, हुती, हमास को लेकर तमाम जो दावे हैं इजराइल करता है। तो क्या लगता है कि इजराइल जो है वो किस तरीके से इस चीज को लेगा? इशिका, मैं आपका इस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले आपने जो बात करी डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे पीस के लिए, देखिए वो तो ये साल की जो शुरुआत थी उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं इस साल पीस चाहता हूं, और वहीं 4 जनवरी को उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति उठा लिया था। तो ये किस हर महीने कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फरवरी आई तो ईरान पर बम दाग दिए। ठीक है, मतलब एक कहावत मुझे यहाँ पर आ रही है, कहने और करने में फर्क होता है। बिल्कुल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, अब मार्च आया, मार्च में कहा गया कि चलिए हम सीज फायर पे बात कर लेंगे, या अप्रैल में आया सीज फायर पे बात कर लेंगे, लेकिन एक रुकने वाला कहीं दिख नहीं रहा है। दूसरा आपका ये सवाल था कि इजराइल इसे कैसे देखेगा। देखिए, इजराइल हमेशा अपने लिए खड़ा हुआ है। अभी पाकिस्तान जो आके जेडी वैंस बोलकर आए थे कि क्या नाम है, हमें बिल्कुल ही पीस प्लान हम बात कर रहे हैं, हमें शांति समझौता चाहिए। इजराइल ने फिर बम दाग दिए थे लेबनान पर। इजराइल ने तो कभी ऐसा लिया ही नहीं ना चीज़ों को कि अमेरिका अगर कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, या ईरान कर रहा है नहीं करेंगे। इजराइल ने हमेशा ईरान के विपक्ष के तौर पे, या इजराइल ने हमेशा ईरान के खिलाफ ही जंग लड़ी है। और अभी भी अगर इशिका बात कर रही है कि अमेरिका जो है वो अगर सीज फायर कर लेता है तो इजराइल बम नहीं दागेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब जेडी वेंस ने उस टाइम कहा था कि लेबनान उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ईरान ने कहा था कि आपने सीज फायर करी है, अगर आप इतना बढ़ चढ़कर आए हैं, आपने इतना छाती चौड़ी करी है, बोला है कि हम जो है सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन आपने सीज फायर करे और उसके बाद भी इजराइल ने लेबनान पर बम दाग दिए हैं। अभी भी जो आयरन डोम की अगर हम बात करते हैं, तमाम दावे जो हैं इजराइल करता है कि हिजबुल्लाह, हमास, हुती आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए बिल्कुल नहीं लगता है कि इजराइल जो है अमेरिका के सीज फायर का समर्थन करेगा। इजराइल बिल्कुल नहीं करेगा। इजराइल को जब तक ईरान बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता, इजराइल तब तक रुकने वालों में से नहीं दिख रहा। लेकिन यही चीज बहुत गलत हो रही है। यही चीज जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इतने बड़े ओहदे पे बैठकर, एज अ सुपर पावर होकर इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठ के कह रहे हैं कि हम ईरान की सभ्यता मिटा देंगे। सभ्यता मिटाना बहुत बड़ा शब्द होता है। जो जापान में दशकों पहले अमेरिका ने करा था, शायद अब वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो है बिल्कुल ही दिख रहा है कि अब शायद वो ईरान के साथ होने वाला। लेकिन ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान जितना तबाह अमेरिका कर सकता था उतना तबाह ईरान को कर दिया गया है। अब ईरान सिर्फ पलटवार कर सकता है। अब
ईरान सिर्फ डटकर सामना कर सकता है और ईरान अब वही कर रहा है। इशिका। अच्छा, रशिया और चाइना की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, इस मुद्दे को भी एक बार ले लेते हैं, क्योंकि रशिया ने विक्ट्री डे परेड के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ये साफ जो है वो बोला था कि अगर ईरान के संवर्धित यूरेनियम से किसी को कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो ईरान जो है अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को वो यूरेनियम सौंप सकता है, वो चाहे तो रूस को भी सौंप सकता है। अब यहाँ पर ये चीज दिखाती है कि रशिया जो है वो किस तरीके से ईरान का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान का जो ये जो सारा पचड़ा, ये सारा बखेड़ा जो अमेरिका के द्वारा खड़ा किया गया है, ये खत्म हो जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन को लेकर भी अमेरिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका जो है वो पर्दे के पीछे से यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 4 साल से वहां भी तबाही अभी भी जारी है। तो ऐसे में रशिया का ईरान की साइड से कूदना, क्योंकि चीन सीधे तौर पर नहीं आ रहा है, चीन की तरफ से कोई सीधा बयान नहीं आया है, हालांकि चीन के विदेश मंत्री ने बयान दिया, लेकिन जिनपिंग की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन सीधे तौर पर यहाँ पर ईरान को लेकर बयान दे रहा है। अब ऐसे में ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रशिया और अमेरिका ईरान की वजह से आमने सामने आएंगे? वो जो दौर हमने देखा सोवियत के समय पर, जब 2 सुपर पावर्स आमने सामने थी, जो वो कोल्ड वॉर का एरा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए, तमाम सारी चीजें हुई, क्या वो अपने आप को दोहरा रहा है? क्या क्यूबा की जगह अब ईरान आ रहा है? देखिए, क्यूबा की जगह आप ईरान कह लीजिए या आप कह लीजिए यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के लिए भी यही तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन की वजह से अमेरिका और जो रशिया है वो आमने सामने आ रहे हैं। बात यहाँ जैसे पुतिन ने कहा, देखिए अमेरिका ने भी यही कहा था कि आप जो अपना यूरेनियम संवर्धन है आप हमें सौंप दीजिए, लेकिन एक अमेरिका का कहना और एक पुतिन का कहना, दोनों में दिन रात का, बिल्कुल दिन रात का फर्क था। आप देखिए, अमेरिका ने उसे दबदबा कायम करने के लिए बोला, अमेरिका ने उस पर हुक्म चलाया कि आप हमें दीजिए, और पुतिन ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें दे दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप बनाइए ना बनाइए, हमने नहीं कहा है, हमने सिर्फ ये कहा है। अभिषेक, एक मिनट, मैं आप आती हूँ, ठीक है अभिषेक। अभी बात ये थी कि ईरान ने कहा कि हम रशिया और चाइना पे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये दिखता है, क्योंकि अमेरिका पे कोई सपोर्ट नहीं करता। यूक्रेन का जिक्र आपने करा, यूक्रेन पर भी अमेरिका अब जैसा कि इंटरनल जो मिसाइलें थी वो देता था, ड्रोन देता था, सब देता था, लेकिन अब यूक्रेन भी कहीं ना कहीं पीछे हटता नजर आ रहा है। ईरान तो भरोसा करता ही नहीं है। अभी चाइना के मुद्दे ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए इशिका, अमेरिका पे या डोनाल्ड ट्रंप पर अब कोई भरोसा नहीं करता। वो जो स्थिति अमेरिका की उस टाइम थी जब डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर आए थे, सत्ता के अंदर आए थे, और जो स्थिति अब हो चुकी है अमेरिका की, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है, और वो भी बताती है अपने आप में। जी बिल्कुल जिया, अब इस चीज पर अभिषेक कुछ बोलना चाहते हैं। अभिषेक, आपके व्यूज? देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा। देखिए, ईरान क्यों अपना वो जो एनरिच यूरेनियम किया है, क्यों किसी देश को वापस दे दे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रसिया हो। यहाँ पे बात करें तो सबको अपनी नेशनल इंटरेस्ट की, देखिए, वो आप ये बात आपने बिल्कुल सही की कि वो क्यों किसी को दे दे, क्या हक है किसी का, लेकिन जो ये मुद्दा चल रहा है, ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, ये यूरेनियम को लेकर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब सुन लीजिए, अब ये सबसे ज्यादा है अभिषेक। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रशिया जो है वो ये कह रहा है कि आप हमें दे दो, अगर आपको दिक्कत हो रही है, ईरान को दिक्कत हो रही है, तो वो आप हमें दे दो, ये पुतिन ने साफ कह दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये भी है अभिषेक कि क्या रशिया ईरान को बचाना चाह रहा है या फिर अपना स्वार्थ देखना चाह रहा है, क्योंकि यूरेनियम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मानते हैं नहीं मानते आप? तो यहाँ पर सवाल कई सारे हैं। देखिए, बात यहाँ पे जो एनरिच यूरेनियम की हो रही है, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है, इजराइल नेतन्याहू 2011 में भी कह रहे हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया, 2016 में कह रहे हैं, और रोज कहते आए हैं पिछले आई थिंक 2 दशकों से कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की ओर है, बस बनाने वाला है। लिखिए, जो पूरा ये युद्ध चला या जो उसके सुप्रीम लीडर मारे गए, उसकी जो पूरी एक आर्मी थी खत्म हुई, जो मेन उसके लीडर थे, क्यों खत्म हुए? इस यूरेनियम के चक्कर में हुए, इस परमाणु युद्ध के चक्कर में हुए। तो ईरान, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ईरान कभी भी अपना जो यूरेनियम है कभी भी किसी देश को वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि जड़ ही यही है, जो जंग हो रही सबसे मेन रीजन यही है। तो इसलिए चाहे वो रशिया के प्रेसिडेंट हो चाहे कोई हो, वो नहीं कर पाएगा। तो रशिया इसे फालतू में ईरान को सपोर्ट थोड़ी ना कर रहा है, क्योंकि ईरान ने भी तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो मदद मैं कह सकता हूँ कि मदद दे रहा है। तो ईरान ने भी तो मदद की ना। आप जितने भी ड्रोन देखेंगे जो जाके रसिया ने यूक्रेन पे दागे, वो किसके थे?
वो थे ईरान के ड्रोन थे, क्योंकि ईरान माहिर है ड्रोन बनाने में, वो भी बहुत कम समय में बहुत जल्दी से ड्रोन बना लेता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये बात अभिषेक ने बिल्कुल ठीक कही कि जो ईरान है वो लगातार सारी चीजें कर रहा है, ड्रोन्स को लेकर बहुत सारी चीजें जो है ईरान की तरफ से लगातार बयान भी आते रहते हैं, रशिया को लेकर भी तमाम बयान सामने आते रहते हैं। और यहाँ पर मुद्दा यही है कि अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वो चीन पहुंच चुके हैं, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बात हो सकती है। ईरान के मुद्दे पर तो होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, साथ ही ताइवान के मुद्दे को लेकर जो है चीन भी कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें बोल सकता है, क्योंकि चीन के लिए ताइवान जरूरी है और रूस के लिए यूक्रेन का वो हिस्सा जिससे 4 साल से जो है वो लड़ाई चलती आ रही है, यूक्रेन के नेटो में जाने की हो या फिर किसी और चीज की हो। फिलहाल यहीं पे इस चीज को खत्म करते हैं, कल फिर से लेकर आएंगे आपके लिए वॉर रूम में एक और नया मुद्दा, बातचीत करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।